औलाद से बहुत उम्मीद करते हैं वो तो जिंदा ही मर जाएंगे। 3 साल की कैद लड़की के बाप की हुई। बच्चे बालिग जिन्होंने बनाए हैं, माँ बाप ने अपना खून पिला पिला के बच्चे बढ़ाए हैं। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यूं समझिए समाज टूट जाएगा। लिव इन जो है, दिस इज मोस्ट डेंजरस। मैं तो ये कहता हूँ नस्ल को कमजोर कर रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म क्या करेंगे। इनको तो सजाए मौत देनी चाहिए जो लोग मिलावट करते हैं। सैनी साहब मेरी नज़र में बहुत अच्छा इंसान है। अरे भाई HKRN में भर्ती कर दो, आपके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आपकी सरकार बढ़ाई। इतने समय में जो होना चाहिए 10 आप कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाया, मैं कोशिश में हूँ। ऐसा लगता है जैसे MLA पहले रहा ही ना हो और मैं भी नकली बन गया हूँ। मैं तो कहता हूँ 2047 में एक दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। महात्मा गांधी जी को महात्मा कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। मैं नहीं मानता राष्ट्रपिता। जात पात का जहर घोलने लग रहे हो, क्या साबित करना चाहते हो? नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं और आज मैं चंडीगढ़ में हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बेबाक अंदाज में बोलने वाले दादा गौतम, सफ़ीदों से विधायक हैं, राम कुमार गौतम, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे कई विषय हैं जिनको लेकर के बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आज भी बारिश खूब हो रही है और अब की बार बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। पंजाब तो पूरा ही पंजाब डुबो के रख दिया, हरियाणा में भी कई जगह पे है। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? देखिए, ये तो ऐसा लगता है मुझे कहीं परमानेंट ना हो जाए ये सिस्टम जो इस बार हुआ है। एक तो जो पहाड़ों में पेड़ जो काट रहे हैं और एक ये जो माइनिंग का काम कर रहे हैं, एक जितना भी पहाड़ों से छेड़छाड़ है, असली कारण, बड़ा कारण तो यही है। बहुत एकदम तुरंत प्रभाव से ये चीज़ें रोकी जानी चाहिए। नहीं तो वो हिमाचल तो रहेगा ही नहीं, ना हिमाचल रहेगा ना उत्तराखंड रहेगा। और ये स्वर्ग जैसी जगह हैं, इनका सत्यानाश करने पर लोग लगे हुए हैं अपना जेब भरने के लिए। दूसरा, हरियाणा पंजाब में जो हम चावल की खेती करते हैं, वो पानी उसको बहुत चाहिए। पहले ही पानी हम इतना डाल देते हैं तो नेचुरली फिर और पानी की तो बर्दाश्त करने की ताकत है ही नहीं, बरसात का और का। इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और इस समय जितनी तबाही हो रही है, सरकारों को, सेंटर की सरकार को भी, स्टेट को भी पूरी मदद करनी चाहिए किसान की। क्योंकि किसान अगर मर गया तो देश मर गया। किसान का बेटा ही सीमाओं की रक्षा करता है देश की, और किसान ही सारे देश का पेट भरता है। तो किसान का समृद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस समय की बहुत बड़ी समय की मांग है, इसकी ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। आप क्या सरकार से मांग करते, किस प्रकार की मदद किसानों की? किसान को जितना डैमेज हुआ है खूब मुआवजा देना चाहिए। जो किसान के लिए कर सकती है सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि किसान मर गया तो देश मर जाएगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए किसान को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं अब की बार विधानसभा में जब आपको सुन रहा था, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया और वो मुद्दा था जो लड़कियां या लड़के घर छोड़ के चले जाते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि उस पर कानून आना चाहिए। देखिए, इस समय इतने खतरनाक हालात हैं समाज के, अगर कोई बढ़िया कानून नहीं बनाया गया तो यूं समझ लेना कि ये समाज टूट जाएगा। और माँ बाप तो जो औलाद से बहुत उम्मीद करते हैं वो तो जिंदा ही मर जाएंगे। अनेक जगह घटनाएं ऐसी घट रही हैं। मुझे याद है एक किस्सा बहुत साल पहले हुआ था और आजकल भी खूब हो रहे हैं। कोर्ट्स को भी जो संज्ञान लेना चाहिए, जिस तरीके से समझना चाहिए, वो नहीं समझ पा रही। कई बार ध्यान नहीं रहता उनको।
हमारे पुट्ठी गांव में एक केस हुआ था। उसी गांव में ही दो बच्चों ने शादी कर ली। एक एससी वर्ग से था, लड़की बीसी वर्ग से थी, और वहीं रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। हाँ, गांव की पंचायत हुई और पंचायत ने फैसला किया कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। उनका सामाजिक बहिष्कार किया, लेकिन उन्होंने केस कर दिया। केस में जुल्म की बात है। 3 साल की कैद लड़की के बाप की हुई और 3 साल की कैद सरपंच की हुई। कोई पन्नू सरपंच था, बड़ा नेक लड़का था। पिताजी का क्या कसूर था बताओ? हम तो, हमारे गांव जो आते हैं ये सतरोल में आते हैं, और सतरोल में हम 36 बरादरी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानते हैं। वो कहीं भी मिल जाती है हम उसका मान करते हैं। और इस तरह की जब घटना घट जाती, माँ बाप बड़ी उम्मीद लगाता है बच्चों से। बच्चा आईएएस बनेगा, बच्चा कि ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अच्छे घर से रिश्ता लूँगा, नहीं तो कम से कम ब्याह शादी में तो मेरी इजाज़त भी लेगा, पूछ भी करेगा। पहले तो माँ बाप ही करते थे ब्याह शादियाँ तय। तो इस पर बड़ी सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है इस समय। और आजकल तो क्या कर दिया, लिव इन रिलेशन। अब बताओ, और बड़े से बड़ी कोर्ट ने इजाज़त दे दी। कितनी दुखदाई घटना है ये, कितना दुख की बात है ये। पर कहते हैं कि बच्चे बालिग हो गए कि भी अपना निर्णय आप लें। बच्चे बालिग जिन्होंने बनाए हैं, माँ बाप ने अपना खून पिला पिला के बच्चे बढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, परवरिश की है, वहाँ तक पहुँचाने में माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। और माँ बाप से ज़्यादा चिंता कौन करेगा उनकी? और तो कोई नहीं कर सकता। बच्चों को इतनी अक्ल नहीं होती। 18 साल की लड़की, 21 साल का बच्चा। लड़की की उम्र कम से कम 24 हो, 25 लड़के की हो, उस वक़्त तक काफ़ी समझ आ जाती है, अच्छा बुरा पता लग जाता है। तो अब इस समय बहुत ज़रूरत है इस ओर ध्यान देने की सरकार की। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यूँ समझिए समाज टूट जाएगा। जो हमारे रिश्ते, ताना बाना जितना भी समाज का है वो सब खत्म हो जाएगा। मैं, हाँ बोलो बोलो। जातीय विवाह पे आप क्या कहते हैं? देखिए, जाति का जहाँ तक सवाल है, जातीय विवाह जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कंजर्वेटिव हूँ, लेकिन मेरा इतना दिमाग ज़रूर मानता है, माँ बाप अगर इंटरकास्ट मैरिज भी उनकी सलाह से होगी वो भी अच्छी होगी, कामयाब रहेगी। जो बच्चे अपने आप करेंगे वो कामयाब नहीं रहेगी। तो इंटरकास्ट में समय में बदलाव है बहुत ज़्यादा। तो जो माँ बाप की सलाह से रिश्ते इंटरकास्ट भी हो जाते हैं वो भी कामयाब रहते हैं। होते कितने हैं? मेरे ख्याल में 1 पर 1000 होता होगा इक्का दुक्का माँ बाप की राय से, लेकिन वो कामयाब रहेंगे। जो बच्चे अपने आप शादी कर लेंगे उनकी कामयाबी की मैं रोज़ देखता हूँ। आज लड़की मार दी, आज लड़का मार दिया, माँ बाप खुदकशी कर गए। तो ये तो बहुत समाज की मांग है इस वक्त। बहुत ध्यान देना चाहिए सरकार को। लिव इन पे कुछ कह रहे थे। लिव इन भी अब तो ऐसा हो गया कि किसी भी रिश्ते का कोई सास अपने दामाद के साथ जा रही है, दामाद अपनी सास के साथ जा रहा है, ससुर अपनी बहू। ये आपको लगता है कि मर्यादाएं सारी टूट गई हैं? बिल्कुल टूट गई, और इस और भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लिव इन जो है, दिस इज़ मोस्ट डेंजरस। इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। और फिर इनके रिजल्ट क्या निकलते हैं? जब भी माँ बाप को पता लग जाता है फलानी जगह तेरी बेटी है, तो कोशिश करते हैं उसका मर्डर करने की। बर्दाश्त नहीं होता समाज में रोज़ ताने बाने, जो रोज़ ताने सुनते हैं, तो वो बेचारे यूँ सोचते हैं इससे अच्छा तो अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दो भाई। और वो कहीं मिल जाए तो उसको भी कोशिश करते हैं वो मरवाने की।
आपको लगता है कि जिस प्रकार पहले रिश्तों में शुद्धता थी वो खत्म हो गई, तो खान पान में भी शुद्धता चली गई है? देखिए, आपने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था शायद। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अनेक देश ऐसे हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ों में, दवाइयों में मिलावट नहीं है। हमारे देश में इस वक्त इतनी मिलावट है, आप कितने ही दूध आज ऑर्डर कर दो, यूँ कह नहीं 2 घंटे में आपको भेज देंगे कितने ही कैंटर। सारा नकली दूध चल रहा है, और नकली घी, नकली मावा, और ये जो कई सब्जियां भी हैं, जैसे अब घिया आप लोग एक कई जगह क्या करते हैं, टिक्का लगा देते हो, टिक्का लगा के वो 1 दिन में फूल बढ़ जाती है। तो ये तो बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए इस पर सरकार को। मैं तो ये कहता हूँ, नस्ल को कमज़ोर कर रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म क्या करेंगे। इनको तो सजाए मौत देनी चाहिए जो लोग मिलावट करते हैं। चाहे वो दवाइयाँ हैं, लाइफ सेविंग दवाइयाँ, मेडिसिन बहुत कीमती लेते हैं लोग, वो भी नकली। तो ये तो बहुत सख्त ज़रूरत है। समय की मांग है, सबसे ज़्यादा समय की मांग है। तो एक तो जो पहला आपने इशू उठाया था उसकी, और उससे भी कम ज़रूरी नहीं है, ये है। इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, जो भी है, जो भी जिम्मेवार है। आपने विधानसभा में ये मुद्दा तो उठाया, वो डाइवर्ट ही कुछ और होके चला जाता है। आपने तो कोशिश यही करी थी शायद कि भाई मिलावटें हैं वो बंद हो जाएं। तो और क्या डाइवर्ट हो गया? डाइवर्ट तो चलो वो तो हमारी उसकी बात है, उसमें तो कोई, इस सेशन में तो कोई डाइवर्ट नहीं हुआ। ये चलो पहले की बात और थी, वो तो रात गई बात गई, उसका क्या जिक्र करना है इस वक्त। वो तो मेरा ये मानना है, मैं सेशन में भी कहता हूँ, स्पीकर साहब से भी कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी कहता हूँ, विधायक दल का हमारा पोजीशन का नेता भूपेंद्र हुड्डा से भी कहता हूँ, सेशन आप चलाओ जिस तरह से पार्लियामेंट का सेशन चलता है। इतनी दिन सारे इश्यूज आ जाते हैं, उसमें हर समस्याओं का ज्ञान हो जाता है सरकार को, सरकार समाधान करती है। फिर नुकसान नहीं होता, जितना लंबा चलाओगे उतना लाभ है सरकार को, नुकसान नहीं। और ये सरकार तो नायब सैनी की सरकार, ये तो बहुत गज़ब की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। इसके ख़िलाफ़ कोई अपोजिशन फॉर दी सेक ऑफ अपोजिशन करे तो वो तो बात अलग है। जैसे रघुवीर कादियान जी कह रहे थे कि भाई आप इतने कितना ही अच्छा काम कर लो, हमने, हमारी ड्यूटी है उसकी मुखालफत करना तो वो तो अलग बात है, दैट इज सेपरेट इशू। आपको हरियाणा में एक ब्राह्मण नेता के तौर पे भी जाना जाता है। एक बड़ी मांग ईबीपीजी की थी, आजकल उसको लेकर के उसकी बजाय ईडब्ल्यूएस आया। आपको लगता है वो कमी पूरी कर पाएगा? देखिए, जहाँ तक सवाल ब्राह्मणों का है, आपने मुझे ब्राह्मण नेता बताया है, मैं ब्राह्मणों का नेता नहीं हूँ। मैं तो सब कौम का भला चाहने वाला हूँ। जितने हरियाणा में बसने वाले लोग हैं, मैं चाहता हूँ सबको सबका हक मिले। तरीका सरकार कुछ भी अख्तियार करो। मैंने खट्टर साहब को भी कई बार कहा था, खट्टर साहब आपने जो ये मेरिट चला दी, या तो शुरू से मेरिट चल रही होती तो बात और थी। अब शुरू में बिना मेरिट के जिन लोगों ने राज किया है, सालों साल राज किया है, वो बहुत आगे चले गए, उनके बच्चे पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, संपन्न भी हो गए, सर्विसेज में उनकी हिस्सेदारी भी बहुत होगी। तो वो अब इस मेरिट में कहाँ पिछड़ेंगे? आपने ब्राह्मणों का जिक्र किया, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण मेरिट में इतना पिछड़ गया, उसको उसका हक नहीं मिल रहा है। मैंने खट्टर साहब को भी कहा था। अब खट्टर साहब के राज में 400 सब इंस्पेक्टर लगे पुलिस में। पुलिस में ही न्याय अन्याय होता है,
अब उसमें ब्राह्मणों के बच्चे 400 में से जो मुझे बताया गया 12 लगे, 4 एक्स सर्विस मैन, 8 जनरल में, 12, 400 में से किसके साथ न्याय करेंगे वो? उनकी ज़िंदगी मुसीबत में है, क्या नौकरी करेंगे वो? जात पात का जहर दिन ब दिन कोशिश करते हैं कि जहर कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। तो वो कहाँ खड़े हैं? वो आदमी एक गांव में पिट के आता है, उम्मीद करता है थाने में जाके उसको न्याय मिलेगा, थाने में भी पिटने वाले का आदमी बैठा है। तो ये तो बहुत ही देखो, मैंने सैनी साहब को कहा, सैनी साहब मेरी नज़र में बहुत अच्छा इंसान है, गरीब घर से मैं पैदा हुआ, गरीबी को बहुत अच्छी तरह समझता है, बहुत ध्यान देता है, बहुत समाधान करने की कोशिश करता है। मैंने उनको कहा था, भाई आप कम से कम HKRN के माध्यम से लगा दो जो पिछड़ गए, और ख़ास तौर से जो जिन्होंने आपकी मदद की सरकार लाने में, और वो बहुत बुरी तरह पिछड़ गए, उनको दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू। अरे भाई HKRN में भर्ती कर दो, आपके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आपकी सरकार बनाई, उनके बच्चे रुलते फिर रहे हैं, उनको क्या दे दोगे आप? छोटा सा मेरिट को नौकरी आपने मेरिट में दे दी, दे लो, अच्छी बात है, मेरिट को बुरा नहीं कहता मैं, लेकिन भाई उनका भी इलाज करो, बंदोबस्त करो। अब खट्टर साहब ने इतना तो कराया था कि 40 साल एंड अबव के जो अविवाहित थे उनके लिए 3000 पेंशन करी थी, बहुत अच्छा फैसला था। 3000 में तो कोई शादी के लिए भी नहीं प्रपोज करता। मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, पहले उनको भी कई बार कहा, खट्टर साहब को, इनको भी कह रहा हूँ, नायब सैनी को भी, भाई आपके कार्यकर्ता जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया इस पार्टी को, उनके बच्चे तो मारे मारे फिर रहे हैं। अरे भाई HKRN के मार्फत भर्ती कर दो, और उनको ना हटाओ 58 साल तक। जब गारंटी हो जाएगी कि ये बच्चा लग गया, चाहे 15,000 की नौकरी में हो, लेकिन ये 58 साल तक हटेगा नहीं, तो कोई न कोई रिश्ते वाला भी आ जाता है। लेकिन अभी तक कहते हैं विचार करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ये मेरिट जो है, ये तो मेरिट तो बेचारे जो पिछड़ गए उनके लिए तो बहुत खतरनाक है, ये मेरिट मोस्ट डेंजरस। सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, सफ़ीदों से आप विधायक बने, काफ़ी सारे वायदे भी थे और काफ़ी सारी आपके मन में भी इच्छाएं होंगी भी सफ़ीदों के लिए इतने काम करने, हो पाए कुछ? आपको लगता है भी इतने समय में जो होना चाहिए था सफ़ीदों में आप कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाया, मैं कोशिश में हूँ। देखिए हमारी कुछ मेन मांगें थी जो मैंने बार बार उठाई हैं, मुख्यमंत्री जी से बार बार कहा है, मैंने सेशन में भी उठाता हूँ। भाई एक तो लड़कियों का कॉलेज, जिसकी ज़मीन एक्वायर होगी, सब कुछ हो गया, जामनी में गर्ल्स, उनकी 4-5 साल से क्लास लग रही हैं, वहाँ बेटियां जाती हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, ये जो ये है पिल्लू खेड़ा में, तो कितनी बड़ी तौहीन की बात है ये। दूसरा नर्सिंग कॉलेज है, उसके बच्चे, नर्सिंग कॉलेज के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, और उससे बहुत कॉलेजेस जो उसके बाद में बने मंजूर हुए, उनकी सबकी बिल्डिंग है, हमारे बिल्डिंग नहीं। ऐसा लगता है जैसे MLA पहले रहा ही ना हो, और मैं भी नकली बन गया हूँ। बहुत दुख आता है मेरे को, कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, कई बार कह चुका हूँ। खैर उम्मीद है मुझे, एक और लाइफ लाइन थी सलके की, जींद से पानीपत की रोड, उस पर तो मुझे लगता है शायद जल्दी शुरू होनी चाहिए। एश्योरेंस दिया है, चीफ मिनिस्टर ने भी दिया है, हमारे रणबीर गंगवा जी PWD मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है।
और सड़कें भी हो रही हैं ठीक ठाक, लेकिन ये मेन है। दूसरा, अब हांसी में हमारा PWD रेस्ट हाउस देखो कितना गजब का है। मैंने कई बार कह लिया जी हमारे भी बना दो सफेदों में। सफेदों तो पुराना रजवाड़ा था, राजा कई बार जींद का वहाँ अपनी कुछ दिन के लिए कैपिटल रखता था। तो PWD रेस्ट हाउस से बिल्कुल कुछ नहीं है, समय की मांग है। उसको आज के जो बनाने लग रहे हो रेस्ट हाउस वो बनाओ, ये मांग है वहाँ की। समस्या कहाँ आ रही है? आप ये भी कहते हैं कि शायद बन जाएगा, फिर कह रहे हैं बन नहीं पा रहा। देखो मैं तो उम्मीद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से मुझे बहुत आशाएं हैं, उनकी सोच भी मुझे कभी गलत नहीं लगी, हमेशा अच्छी सोच लगती है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इन सब समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन अभी तक जिस रेशो में, जिस स्पीड से काम होना चाहिए थे उस असल में अड़चनें बहुत है। क्योंकि जी फॉरेस्ट की परमिशन चाहिए, वो फॉरेस्ट मिनिस्टर ने सोचा तेरी तरफ से चाहिए, वो सेंटर देता है। थोड़ा सा नाराज सा हो रहा था, सेशन में बोल रहे थे, मुझे ये भी दुआई दे रहा था कि आपने गलत सरकार चलाई, आपने पाप करा है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन समस्या वहाँ की नहीं थी। वो लोग जल्दी करके सेंटर से परमिशन मिलती है, फॉरेस्ट की ज़मीन वगैरह दे दी, सब कुछ कर दिया। अब तो परमिशन एक दिन में एक आदमी बैठ के ला सकता है ही कुछ नहीं बात है। इसमें मुद्दा चला हुआ है वोट चोरी का। हरियाणा में भी कांग्रेस ने हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक यहाँ मार्च निकाला था विधानसभा के लिए, और नारे लगा रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत ही बेहुदा बकवास कर रहे हैं, बहुत बेहुदा बकवास है। कोई वोट चोरी नहीं कर रहा। आप अंदाज़ा लगाओ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। मोदी जी की भी सोच यही है कि विकसित भारत बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ 2047 में एक दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा इसी देश में। शायद मेरी तो इतनी ज़िंदगी नहीं है वो दूसरे पाकिस्तान को देख सकूं। सारा बांग्लादेश, आधा बांग्लादेश बढ़ गया इस देश में। उनने वोट बनवा लिए, वो तेजस्वी कुर्सी के मारे भागते फिर रहे, कुर्सी मिले चाहे का सुरंग ला के दे दो उनको कुर्सी। देश के दुश्मन है ये लोग। ये है अखिलेश यादव है, उधर ममता का रोल अच्छा नहीं है। ठीक है, ममता को मैं नफरत नहीं करता, ना अखिलेश को करता, ना तेजस्वी को, लेकिन जो भी लोग देश के खिलाफ काम करने लग रहे हैं, यूँ बताओ इस देश का बंटवारा हुआ किस आधार पर हुआ था? पाकिस्तान बन गया हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, हिंदुस्तान रह गया, बंटवारा हो गया। महात्मा गांधी जी को महात्मा कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। मैं नहीं मानता राष्ट्रपिता, कुछ भी नहीं मानता मैं। उन्होंने अगर कोई आमरण अनशन करना था तो देश के बंटवारे को रोकते। कम से कम 10 लाख मारे गए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, सत्यानाश हो गया। एक और पाकिस्तान खड़ा होगा दोबारा। एक एक तो 15-15, 20-20 पैदा करे, एक एक हम दो हमारे दो, उसमें भी एक मर गया, एक आधा ने एक पे कहती है बेटी मैं तो नहीं करूंगी दूसरा। अब 2047 में क्या हाल होगा? और वो देश के दुश्मन इतराज करते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं उसकी मुखालफत करते हैं, रामखोर, शर्म नहीं आती उनको। मेरा मानना ये है, मोहन भागवत भी, और मेरा मानना ये है जब तक ये बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है,
तब तक तो देश है सुरक्षित। और जिस दिन ये इंडिया पिंडिया वाले देशद्रोही लोग, देश के गद्दार, जिस दिन गलती से इनको वोट दे दिया लोगों ने, तो समझ लेना पाकिस्तान एक और बन गया। इनको तो जल्दी पड़ी हुई है कुर्सी की। कभी कहते हैं जाति जनगणना कराओ, रे रामखोरो, देश को बांटने लग रहे हो, जात पात का जहर घोलने लग रहे हो, क्या साबित करना चाहते हो बताओ? जाति जनगणना, प्रधानमंत्री तो क्या करे बेचारा, मजबूरी में वो बदमाश आवाज उठा रहे हैं, लो भाई करवा लो भाई। हरियाणा कांग्रेस करिए, हरियाणा में वोट चोरी हुई है हमारी। देखिए हरियाणा में वोट चोरी हुई है, मैं मानता हूं। हरियाणा में अगर वोट चोरी नहीं होती तो बीजेपी की सीट आती कम से कम 75, 70, 75 वोट चोरी हुई है। सट्टा बाजार 24-25, एग्जिट पोल 24-25 बीजेपी, ये वोट चोरी तो हुई। और क्या थी? जो लोग वोट देना चाहते थे बीजेपी को, उन्होंने वोट नहीं दिया, सोचा भाई हुड्डा की सरकार बन रही है। चोरी तो उनने करी है, कांग्रेस ने। नकली हवा बना के एग्जिट पोल और उसके मार्फत, सट्टा बाजार के मार्फत वोट चोरी करके वो। मैं सफीदों आया था, मैं सोच के ये आया था आधी वोट मेरी आधी में और सारे, लेकिन वोट चोरी होगी। मैं सिर्फ 4000 कुछ से जीता हूं और कहीं देश में कोई वोट चोरी नहीं कर रहा। ये तो अब ये राहुल गांधी सोचता है मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, जिस तरह पिछली बार जब ये मनमोहन सिंह बनाया उसकी तरह से। सपने में भी नहीं बनेगा। सवाल पे जड़ से कट चुका है। हर आदमी ने इसको पहचान लिया, परख लिया है। अब तो हर आदमी दुआ करता है बीजेपी की राइट थिंकिंग मैन, जो देश भगत हैं, वो सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी परमानेंट जब तक इसकी ज़िंदगी रहे, जब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे और बीजेपी की हुकूमत हमेशा रहे। जब तक बीजेपी की हुकूमत है और नरेंद्र मोदी एक सूरमा आदमी है, मैं कहता हूँ युगों में एक आध ऐसा युग पुरुष पैदा होता है, तब तक देश महफूज है। हरियाणा में जिस दिन गलती कर गए लोग, यूं सोच लेना एक पाकिस्तान बन गया। हरियाणा में आपको क्या लगता है, कांग्रेस के कभी आसार लगते हैं? क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने शोर तो काफ़ी मचा। देखिए पहले कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक होता था। मैं तो हमारे से ही कहता हूँ, मेरे घर में भी जब मेरी सज़ा भी हुई थी इमरजेंसी में, इसके बावजूद मेरे चाचा और जितने हमारे अनपढ़ भाई उनके दोस्त थे और थे, सारे समाज, वो उस वक़्त भी इंदिरा गांधी को चाहता था कि आखिर न नेहरू की बेटी है, ये सोचते थे। ये तो कट चुका है, ये तो जड़ से कट चुका है। किसी के आज एक भी कोई जो इनको चाहते थे इनकी इनसे नफरत करते हैं। जो जड़ से कट गया वो कैसे आओ? अच्छा, ये घमंड करता है हमारे मुसलमान भाइयों के वोटों पे। अब भाई ये तो आहिस्ता आहिस्ता वो ओवैसी कब्जा कर लेगा उन पे। इस बार कहाँ जाएगा? बांग्लादेश में बसेगा ये, फिर बांग्लादेश में बसेगा। ये तो इनने समझौता कर लिया था, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं सरकार से, तो इसलिए ये बन गया था मिट्टी से। बहन को फिर इसने वहीं भेजा जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो उसकी भाषा देखो, बकवास करता फिरता है बिना मतलब की, ना कोई पॉलिटिकल समझ है इसको। और यूँ बताओ इनका रिश्ता क्या रह गया? पहले तो भोले भाले अनपढ़ लोग, नेहरू जी ब्राह्मण है, पंडित है, गरीब आदमी, भाई कांग्रेस हुकूमत लाई थी,
कांग्रेसी थे, बैकवर्ड था, एससी वर्ग के भाई थे, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, सब उस वक्त तो सारे कांग्रेसी थे। अब राहुल 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 पंडित नहीं है, क्योंकि अभी तो पीछे जनेऊ वगैरह पर उनका तो जनेऊ पैरो कुछ पैरो थे। देखो ऐसा है, लोग नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी बनी, पराक्रमी नेता भी थी, और फिर नेहरू की बेटी के तौर पे कौम ने उसको कबूल कर लिया। ब्राह्मण भी उसको बहुत मानते थे, और कौम में भी सारा देश मानता था उसको। कुछ काम भी उसने ऐसे करे। और उसके बाद राजीव, उसकी जिस तरह का कत्ल किया, उन्हीं लोगों ने कत्ल कर दिया जो उसकी सुरक्षा में थे। अब उस वक्त हमदर्दी थी, राजीव बन गया, राजीव को भी कबूल कर लिया। उसके बाद तक बीजेपी कोई ज़्यादा बढ़त में नहीं रही। वो तो बीजेपी का तो श्री गणेश किया है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, जब ये यात्रा की थी सारे देश की। उसके बाद पार्टी खड़ी हुई। फिर बॉम्बे में घोड़ा छोड़ दिया था, डिक्लेयर कर दिया था वाजपेयी जी को प्राइम मिनिस्टर। उससे उसका वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का बहुत नुकसान हुआ। अब तो कोई सपने में भी निकालने का सवाल पैदा नहीं होता। आ गई है मिट्टी से बन लियो, अब कुछ नहीं है इनका। दे हैव नो फेट, खत्म है ये तो बिल्कुल। और मोदी का इस वक्त कोई मैच नहीं है। मोदी के पास टीम भी बढ़िया है, सारा काम बढ़िया चल रहा है। विधायक रामकुमार गौतम के साथ हम बातचीत कर रहे थे। मुद्दे बहुत सारे थे, विशेष तौर पर सामाजिक मुद्दों पर रामकुमार गौतम को सुना जाता है, लोग मानते हैं उनको। खैर आप लोग भी इनकी और था जो आप नहीं पूछा आपने, मैंने जो विधानसभा में उठाया था, वहाँ एक मामला आया था कि जी आपने जो रेट बढ़ा दिए, कलेक्टर रेट, ये बहुत ज़्यादा कर दिए, मामला आया था। कांग्रेस कहती है ज़्यादा बढ़ा दिए। आदित्य चौटाला ने उठाया था ये। तो मैंने उस समय कहा था कि ये जो कलेक्टर रेट है ये कम है, ज़्यादा होना चाहिए। मैंने मिसाल दे के बताया था। मैंने कहा नारनौंद म्यूनिसिपल कमेटी में, म्यूनिसिपल एरिया में 1 करोड़ से कम की वैल्यू नहीं है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रेट बना दिया 55 लाख का, अब बनाया। हिसार में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ रेट है 1 लाख रुपए का, और शायद कलेक्टर रेट 38,000 का भी अब करे है। तो जो वो पैसा है, जो ऊपर का पैसा, लोग तो कहते हैं जी भाई मैं तो जी देखो मैं 2 नंबर में दूंगा, मैं तो 2 नंबर में लेने हो तो सौदा कर दूंगा, नहीं तो नहीं। तो वो जो पैसा है 2 नंबर का, उससे रिश्वतखोरी बढ़ेगी, बदमाशी बढ़ेगी। कोई छापा मार लेगा तो क्या कहेगा वो, मैं तो मकान बेचा या ज़मीन बेची। हमारे नारनौंद में बाईपास की सख्त ज़रूरत है। 35-40 गांव डिपेंड करते हैं, गांव के बीच से आना पड़ता है। मैं कई बार कह के दुष्यंत को भी कहा, मैं कहा भाई बनवा दे, दुष्यंत थारा तो ये नारनौंद गढ़ रहा है, कहीं से बनवा दे। लेकिन अब ज़मीन दे के कोई राजी नहीं। वो कहते हैं जी ई भूमि में तो कुछ भी नहीं हासिल, ज़मीन का कम से कम 1 करोड़ दे तो सोच ला। वो यूं का यूं ठप पड़ा है। इसलिए मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी से कि आप जो रेट बढ़ा रहे हो ये ऐसे बढ़ा दो जिससे तरक्की ना रुके। वो यूं का यूं पड़ा है मामला। एक ये मामला था। बिल्कुल, विधायक रामकुमार गौतम से हम बातचीत कर रहे थे। इन सारे मुद्दों पर आप लोगों की भी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे सहयोगी दीपक के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।